तो सम्मानित साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विशिष्ट अतिथि माननीय रामजी गौतम साहब जी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, राज्य सभा सांसद एवं बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी, आपको ससम्मान खाकर आमंत्रित करती हूँ अपनी बात में। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेफ माननीय श्री कांसी राम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते और माल्या बहन जी को मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस देश के सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। और साथ ही मैं मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के युवा हृदय सम्राट, डायनेमिक लीडर, बहुजन समाज पार्टी के हम सबके गार्जियन, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई साहब आनंद जी और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी के रूप में काम देख रहे श्री नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी, श्री रत्नाकर जी, दूधराम बौद्ध जी, ओपी वाजपेयी जी, सूर्यवंशी जी और स्टेट के प्रेसिडेंट हेमंत पोयाम जी, स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट शर्मा जी और हमारे दोनों विधायक पटेल जी और बहन बंजारे जी, आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ ही इधर जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी बैठे हुए हैं और विधायक बैठे हुए हैं और दूर दराज से आए हुए मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मेरे युवा नौजवान साथी बैठे हुए, क्रांतिकारी साथी बैठे हुए, आप सभी लोगों का मैं क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं, स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी लोगों की दिली इच्छा थी कि इधर एक बड़ा प्रोग्राम किया जाए। इससे पहले भी हमने पिछले महीने भी हमने प्रोग्राम करने का प्लान किया था, लेकिन वो 24 सितंबर में जो हम लोग पूना पैक्स दिवस पर इधर प्रोग्राम करना चाह रहे थे, पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी तैयारी की गई, बड़े धूमधाम से तैयारी आप लोगों ने की, गांव-गांव पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, आपने पूरे स्टेट के अंदर प्रचार प्रसार भी किया। लेकिन यहाँ पे बैठी हुई सरकारें कर रही, यहाँ बैठी सरकार किसकी आता है? कौन है? सांप। यहाँ सांपनाथ की बैठी सरकार, जो बड़ी बड़ी सभाएं हैं या मीटिंग्स हैं उनको रोक लेंगे, ये कारवां छत्तीसगढ़ में ये सांपनाथ रोक लेंगे। लेकिन इन लोगों को नहीं पता ये बहुजन समाज के लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, बस्तर में रहते हैं। इधर हेमंत पोयाम जी बैठे हैं, लेकिन वहीं रहते हैं जहाँ बहुत सारे सांपों का मुंह खुलाया था, जहाँ पे सांपों का मुंह तोड़ दिया जाता है। मतलब तो ऐसे क्षेत्र में बैठे मेरे कार्यकर्ता इधर बैठे हैं, मैं दावे के साथ में कहता हूं उनको कि आप 2023 में बहुजन समाज पार्टी की कार्रवाई को रोक नहीं पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा में नीला परचम फहराकर दिखाई देगा। और ये जानना भी जरूरी है, यहाँ नौजवान साथी इधर बैठे हुए, रत्नाकर जी बोल रहे थे, कोट किया उन्होंने कि नौजवानों के पास सोचने की ताकत होती, होश होता, और बूढ़ों में करने का ताकत होती, तो बात बन जाती। लेकिन मैं आपको रिश्ता करना चाहता हूं, अब नौजवानों के पास होश भी है और जोश भी है, और बूढ़ों के लिए सम्मान भी है।
हम जो हमारे बूढ़े हैं, हमारे सीनियर, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी मजबूरी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, भूखे प्यासे रहकर के इस कार्य को यहाँ तक लेकर आए। उनका हमेशा हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो हमारे मूवमेंट में लगे हुए हैं। और ये नौजवानों की ताकत है। मैं नौजवानों से आगाह करना चाहता हूं कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप भटक गए तो सदियों तक गुलाम बना दिए जाए और ऐसी साजिश इस देश में चलाई जाए। और इस बात को, थोड़ी सी बात समझ लीजिए मैं, क्योंकि 3:30 बजे हम लोगों के यहाँ निकलना भी, 3:30 बजे निकलना भी है, तो उससे पहले मैं बात रखूंगा, भाई साहब भी बात रखेंगे। थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूं आप लोगों से। हमें याद करना चाहिए बाबा साहब के संघर्ष को और बाबा साहब के सपनों को। बाबा साहब ने संघर्ष किया और सपना क्या देखा? बाबा साहब ने यह सपना देखा कि मेरे बहुजन समाज के लोग इस देश में शासन करें। बाबा साहब ने यही सपना देखा। बाबा आवाज नहीं पाई, कोई बोलेगा नहीं। बाबा साहब ने यही सपना देखा। माने बाबा साहब ने अपने परिवार को इस संघर्ष में बलिदान कर दिया और सपना क्या देखा कि मेरा बहुजन समाज इस देश का शासन है। इनके बच्चे इस देश के व्हाइट कॉलर अधिकारी बने, इनके बच्चे अच्छे कपड़े पहने, इनके बच्चे इस देश में राज करें। बाबा साहब ने यही सपना देखा। बाबा साहब ने यह सपना नहीं देखा कि मुझे इस देश का, मेरे बच्चे, मेरे बहुजन समाज के लोग प्रधानमंत्री बना दें। ये सपना नहीं देखा। सपना देखा कि मेरा बहुजन समाज इस देश के बड़ी से बड़ी ऊंची से ऊंची कुर्सी पे बैठे। ये सपना बाबा साहब ने। और इस सपने को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने रास्ते बना दिए और हमें बहुत सारी बातें बाबा साहब बता कर गए। अगर उन सब बातों पे हम चल लें तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि ये मेरा बहुजन समाज 2023 में छत्तीसगढ़ में और 2024 में इस देश की गद्दी पे आसीन हो जाएगा। और बाबा साहब ने हमें रास्ते क्या बताए? बाबा साहब ने उपदेश दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनने के नाम पर बाबा साहब ने कहा कि आपके घर में अगर 2 वक्त की रोटी मेरे बच्चों हैं तो 1 वक्त की रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो बढ़ेगा। और दूसरी बात बाबा साहब ने कहा, संघर्ष करना। आपको जीवन भर संघर्ष करना, कि बहुजनों का जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही आपका जीवन है। और हमें तब तक संघर्ष करते रहना है जब तक बड़े से बड़ी कामयाबी हमारे कदम को ना टूटे, तब तक संघर्ष करते रहना। और यह भी कहा कि अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते। इसलिए हमको संघर्ष करना। और तीसरी बात बाबा साहब ने कही, संगठित रहना। संगठित माने क्या? हम सबको एक रहना है। अगर हम सब लोग एक हो गए तो इस देश में बहुजन समाज के लोग जो 6743 जाति में बटा हुआ है, इस देश की गद्दी पर आसीन हो जाए। इसलिए बाबा साहब ने हमें उपदेश दिया और उसके बावजूद ही बाबा साहब ने हमें रास्ते बना दिए। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार भी दिया। बाबा साहब ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया, संविधान बना के तमाम तरह के अधिकार दिए। इस देश में मान सम्मान के साथ में जीने का अधिकार दिया। इस देश में सर उठा के जीने का अधिकार दिया। और इस देश में हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डिप्टी कलेक्टर, एसपी बन जाए, उसके लिए अधिकार भी दिया। ये सारे अधिकार इस संविधान के अंदर बाबा साहब ने हमको दिए हैं। और बाबा साहब ने ये भी कहा, जब वोट की ताकत हमको बाबा साहब ने दी तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर फॉर योर एमेंसिपेशन बाय वोट। इस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए इस वोट के जरिए। वोट पे ही सब कुछ डिपेंड है। वोट के जरिए ही हमारे पे जो अत्याचार होता है, जो हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार होता है, दुराचार होता है, हमारे नौजवान साथियों को लाठियों डंडों से मार मार के पीट पीट के मार डालते हैं, उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है। ये सारे तरह के अत्याचार अगर हम खत्म कर सकते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत। अगर इस वोट की ताकत का सही इस्तेमाल कर दें तो हम इस देश के राजा बनेंगे। और क्योंकि राजा जब बन जाते हैं तो उन पर अत्याचार नहीं होता। किसी की हिम्मत नहीं है
कि जब राजाओं के घर में अत्याचार होता है, क्या सुना है आपने? राजा के घर में अत्याचार होता है। इसलिए राजा बनाने के लिए बाबा साहब ने सपना देखा कि डोंट सेल योर वोट, अपने वोट का सौदा कभी नहीं करना। अगर आपने अपने वोट का सौदा कर दिया तो आप इस देश के राजा कभी नहीं बन पाओगे, इस देश के राजा नहीं बन पाओगे। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जो वोट है मैंने आपको इसलिए नहीं दी है कि आप इधर 500 रुपए में बकरा भात खा लो। जब बकरा भात मिलता है ना भाई, जब मैं पहले दिन आया था बकरा भात की बात, कहा है बकरा टांग देते हैं खेतों में, लेबर नहीं मिलता है तो खेत में बकरा टांग देंगे और लेबर की लाइन लग जाती है। तो भाई ऐसा वोट के समय नहीं करना, पता लगे कांग्रेस बीजेपी के लोग उधर बकरा टांग दे भात बनवा दें, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना। बाबा साहब ने कहा हमने वोट की ताकत आपको इस देश के राजा बनने के लिए दी है, न कि बकरा भात खाने के लिए, न कि आपको एक बोतल दारू पीने के लिए दी, न कि आपको साड़ी देने के लिए दी, आपको हमने पायल के लिए नहीं दी है। अरे हम तो आपको इस देश का राजा बनना चाहते हैं। राजा बन जाओगे तो बकरा भात बांटोगे, लाइन लगा के खाओगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। बाबा साहब ने, आप सबको पता है, जब बाबा साहब ने संविधान के अंदर बाबा साहब ने अधिकार के मंडल कमीशन का अधिकार बनाया, आर्टिकल 340, 341, 342 बनाया, उसमें ओबीसी के अधिकारों की बात की, उनको रिजर्वेशन की बात की। उसके बाद 341 में शेड्यूल कास्ट की, माने कि दलितों को 15% रिजर्वेशन की बात की। उसके बाद 342 बना, उसमें 7.5% आदिवासियों को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन देने की बात की। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट के अंदर इस संवैधानिक अधिकारों को चलाने की बात की, माने कि वो लागू करने की बात की, तो कांग्रेस की सरकार ने मुकर कहा नहीं, ये सब अधिकार आपने बना दिए हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए है, काम करने के लिए नहीं है। तब बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 को चुप होकर के कि जो मैं अधिकार बनाया हूं जिन अधिकारों को, मैं अगर उन अधिकारों को मैं लागू नहीं करा पाऊंगा तो मैं कानून मंत्री के पद पर रहना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है, मैं आज ही रिजाइन कर देता हूं। और 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद पर रिजाइन कर दिया। कोई रिजाइन करता है मंत्री के पद से? बाबा साहब ने रिजाइन किया। और उसके बाद आप देख लीजिए मारिया बहन जी आज इस मूवमेंट और मिशन को लेकर के चल रही हैं, बाबा साहब के पवित्र मिशन को लेकर चल रही हैं, माननीय श्री कांशीराम साहब के पवित्र मिशन को लेकर चल रही हैं। तो मारिया बहन जी भी किसी के सामने नहीं झुकी। अभी अहिरवार जी ने बताया 3 बार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, कहा हमें नहीं चाहिए, हमारी विचारधारा अलग है, आपकी अलग है, हम अपनी विचारधारा से, अपने महापुरुषों से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री के पद आते और जाते रहते हैं, मुझे इसका कोई घमंड नहीं है, अपना मुख्यमंत्री का पद लीजिए। और यही नहीं, आपने ये भी देखा 18 जुलाई 2017 में आपने देखा जब साबिरपुर कांड सहारनपुर में हुआ, मानिया बहन जी उस कांड के बारे में कुछ बोलना चाह रही थी, कहना चाह रही थी, पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के लोगों ने रोका और वहां पर डिप्टी स्पीकर जो बैठा हुआ था उसने रोका, कहा नहीं 3 मिनट में। बहन जी बोली इतना बड़ी घटना हुई है और आप चाहते कि इसको 3 मिनट में हम कैसे पूरा कर दें? तो बहन जी ने कहा कि अगर आप मुझे बोलने की परमिशन नहीं दोगे तो मैं आज ही रिजाइन करती हूं। अगर मैं अपने समाज की बात को नहीं रख सकते तो मुझे यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए साथ में कहना चाहता हूं, ये शेरनी बहना ऐसे नहीं नाम पड़ा, हमारी बहन क्या है? शेरनी बहना आयरन लेडी, पूरे देश में नाम से फेमस है। और अभी एक वक्तव्य आ रहा, जेडीयू के एक केसी त्यागी, उनसे बात हुई मीडिया वालों की, मीडिया वालों ने कहा अरे बहन जी तो सीबीआई से जाती है, तो केसी त्यागी हमारी पार्टी का तो नहीं, आरजेडी को जेडीयू का है। उसने कहा अरे बहन कुमारी मायावती भगवान से नहीं डरती है तो सीबीआई क्या चीज है? बोला जेडीयू के महंत जो है केसी त्यागी ने बोला। आप बहन जी कमजोर मत समझिए, मैं दावे के साथ में कहता हूं
तो आज अगर लोग आए हुए मेरे साथी नौजवान साथी आए, पार्टी के वर्कर, लिमिटेड लोग को बुलाया, सबको नहीं बुलाया गया, लिमिटेड लोगों को बुलाया गया। लेकिन उसके बावजूद जबकि लिमिटेड इसलिए कि जगह हमारे पास छोटी, उस जगह के हिसाब से हमने प्लान किया कि हम 1000 लोगों को बुलाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ करीब 1000 की संख्या छोड़ दी, 1000 तो बैठे हुए, बाकी साइड में भी है, बाहर भी स्क्रीन लगी हुई, सब देख रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत, इतना जोश और जुनून इस बात को इंडिकेट करता है कि 2023 में बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार बनने जा रही है 100% बने। और हमारी पूरी टीम बैठी हुई, सारे काबिल लोग बैठे हुए, सारे एक्सपीरियंस होल्डर बैठे हुए हैं, और कई लोग, सारे हमारे संबंधित जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों ने माननीय श्री कांशीराम साहब के साथ में काम किया और माननीय बहन जी के साथ में काम किया। इसलिए मैं कहता हूं कि इस टीम पर विश्वास करें। विश्वास नहीं होता है, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं टीम के लिए है तो बात नहीं बनने वाली। आप पहले विश्वास बनाइए, और मैं इधर से भी कहना चाहता हूं, आप आगे वालों पर भी विश्वास बनाइए। विश्वास ही एक मेन कड़ी, विश्वास है, मन में विश्वास है कि 2023 में छत्तीसगढ़ की धरती पर नीला परचम फहराएंगे तो फहरा करके रहेंगे। अपने अंदर से विश्वास होना चाहिए। और इसीलिए मैं साथ में कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग इधर जो आए हुए हैं, इस बात को ध्यान में समझना चाहिए कि आज बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां है पूरे देश के अंदर आगे की तरफ बढ़ता है, आगे तरफ बढ़ता है। आपके बगल में तेलंगाना भी है, आपके बगल में आंध्रा भी, उधर से खबरें आती रहती है, और आपके बगल में मध्य प्रदेश भी, आप जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश के ही पार्ट से आप, उससे बगल में आप चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह बहुजन समाज पार्टी का कारवां और बहुजन समाज पार्टी की बात आगे बढ़ रही है। और इस वक्त क्या है, इस वक्त हमें नौजवान साथियों को समझने की जरूरत है कि जब हमारा कारवां आगे बढ़ेगा तो दुश्मन हमारे कारवां को रोकने के लिए कुछ हर्डल्स खड़े कर देगा, कुछ रेजिस्टेंस खड़े करेगा, ये बीएसपी का कारवां आगे न बढ़े। क्योंकि 1952-53 की बात याद रखिए, 1952-53 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ें, और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ करके हम पार्लियामेंट में पहुंच करके इस देश के दबे कुचले दलितों, आदिवासियों, गरीबों की बात को उठाएं। लेकिन कांग्रेस नहीं चाह रही थी, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे। और उसने उस वक्त उनके पीए जो रहे थे काजोलकर को चुनाव में ला करके खड़ा कर दिया और बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया। और बाबा साहब के चुनाव, जितने चुनाव से काजोलकर जीता, उसके दुगने वोट बाबा साहब के इनवैलिड कर दिए, माने कि हर हालत में बाबा साहब को रोकना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट में पहुंच नहीं पाए। और वही हाथ इस वक्त भी देखने के साथ नहीं, जो उस वक्त काजोलकर थे और इस वक्त भी तमाम तरह के संगठन यहां खड़े हो गए। जो पहले बहन जी की बात कर रहे थे, बहन जी करते थे, और आज उन लोगों ने अपनी अलग अलग पार्टी बनाई। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते कार्रवाई को कैसे रोक दिया जाए। अगर बहुजन समाज पार्टी को रोक लेंगे तो माने कि हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस और बीजेपी इस देश में काम करेगी। क्योंकि इन दोनों पार्टियों को अगर कोई रोक सकता है तो बहुजन समाज पार्टी रोक सकती है, और कोई तीसरी पार्टी नहीं रोक सकती। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर अपना उसका नेटवर्क है, हर जगह पार्टी के वर्कर्स हैं, हर जगह पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पैन इंडिया हमारे पास लोग। तो इसलिए आज भी बहुजन समाज पार्टी इस देश के तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है वोट बैंक के हिसाब से। पहली बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, नंबर तीसरे पे कौन है? बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। गर्व की बात हमारे लिए है कि हमारी पार्टी एक गरीबों की पार्टी, दलितों की पार्टी, आदिवासी पार्टी, बहुजन समाज के लोगों की पार्टी आज इस देश के तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। तो इस पार्टी को रोकने का प्रयास करने के लिए तमाम तरह के संगठन खड़े किए जाते हैं। ऐसे संगठनों से हम लोगों को आगाह रहना पड़ेगा, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अरे बहुजन समाज पार्टी आज इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो महापुरुषों के संघर्षों के बदौलत, महापुरुषों के बलिदान की बदौलत, मानव बहन के संघर्षों के बदौलत बनी है, ऐसे नहीं बनी सकती।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि समय मैंने कहा था हम लोगों को निकलना है, 3:30 पे फ्लाइट भी है। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा और अगली जब मीटिंग में युवाओं की करूंगा तो मैं आपको सारी बातों से परिचित कराऊंगा। और इन्हीं सब बातों के साथ साथियों, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिनके लिए आयोजित किया गया है माननीय आकाश आनंद जी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी, आपको ससम्मान सादर आमंत्रित करने के पहले आप लोग जरा जोरदार नारा लगा देंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जय भीम। कैसे हैं सब छत्तीसगढ़ के लोग हमारे? सब बढ़िया, सबले बढ़िया। मजा आ गया। सबसे पहले मैं अपने देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूँ, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, छत्रपति शाहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रहे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन व आभार व्यक्त करता हूँ। आज छत्तीसगढ़ स्टेट में के कार्यकर्ता सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री आनंद कुमार जी, बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद माननीय श्री रामजी गौतम जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत पोयम जी, प्रदेश प्रभारी श्री नर्मदा प्रसाद जी, श्री दाऊराम रत्नाकर जी, श्री दुजराम बुद्ध जी, श्री ओबी वाजपेयी जी और मंच पर उपस्थित हमारे दोनों विधायक जी, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कमेटी के सभी सदस्यगण, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, स्टेट और बूथ लेवल के कार्यकर्तागण और खासकर हमारे बीपीएफ के जवान सिपाहियों और दूर दराज से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थक, आप सभी का दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं आपके छत्तीसगढ़ स्टेट में आप लोगों के बीच में पार्टी के बारे में कुछ बातें रखने आया हूँ। बातों रखने के क्या, कुछ समझाने आया हूँ। हमें मौका मिलता है बहन जी के साथ कुछ समय बिताने का और बचपन से ही सीखा है। उन्होंने कुछ बातें बड़े ध्यान से समय समय पर सभी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ जो नेता बन जाते हैं उनको समझाई, और वही बात मैं यहाँ आप लोगों के बीच में दोबारा रखने आया हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान में मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के आंदोलनों ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों ने
आज हम सबको एक ताकत दी है कि आज हमारी आवाज दबाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। परंतु एक दुख की बात कि कई जगह आज भी पुलिस थानों में हमारे लोगों की सुनवाई नहीं, लेकिन आज भी कई जगह कदम कदम पर हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है। आज भी कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी कोने से हमारी बहन को बेटियों के ऊपर हुए अत्याचारों की खबरें आती हैं और आज भी हमारे दलितों, आदिवासियों व अन्य उपेक्षित पिछड़े वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। अब ये बात कोई नई और खास तो है नहीं, क्योंकि ये सब आप लोगों के बीच में हम सब के साथ होता है। लेकिन इसी सभी समस्याओं से अगर हम निजात, छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम सब बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होकर अपनी राजनीतिक पार्टी यानी कि आपकी अपनी बीएसपी को केंद्र व राज्यों की सत्ता में लाना होगा। अब ये कैसे होगा? इसके लिए हम सब लोगों को पार्टी के संगठन को हर स्तर पर मजबूत करना होगा और साथ ही ध्यान रखिए कि ये पार्टी सिर्फ किसी एक जाति या समाज में किसी समुदाय की नहीं है, ये पार्टी सर्व समाज की है। तो इसमें हमें साथ साथ अपर कास्ट के समाज के लोगों को भी जोड़ना है। ऐसा क्यों करना है? भाई हमको अपना जनाधार बढ़ाना है। सही बात? बराबर है ना? भाई जनाधार बढ़ाएंगे तभी तो पार्टी को वोट पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे हम। तभी आज हमारे पास यहाँ पे 2 विधायक बैठे हैं। 2023 में कितने विधायक बिठाएंगे आप? 30। गलत। भाई किसने बोला 50? 50 नहीं, 90 के 90 बिठाएंगे। और ध्यान रखिए, बहन जी ने बहुत बारी ये बात हमें सबको समझाई है कि पार्टी का जनाधार बढ़ाते बढ़ाते हमें अपने सारे संगठन को तैयार करना है और संगठन में हमको किसको रखना है? बहन जी के निर्देश अनुसार चलकर 50% युवा वर्ग को रखना है। और मेरा हमारे सभी युवा वर्ग के सभी साथियों से एक खास अनुरोध है कि पार्टी में जुड़कर भाई नेतागिरी नहीं करने का है, खूफाबाजी नहीं करने का है। ये बहन जी के शब्द हैं। उन्होंने हमें बहुत बार समझाया है कि बेटा एक कार्यकर्ता बन के जा रहे हो, कार्यकर्ता की तरह काम करना, नेता नहीं हो, नेता बनोगे भी नहीं, क्योंकि जब तक कार्यकर्ता हो तब तक अपने समाज के लोगों का काम करते रहोगे। जब नेता बन जाओगे तब शायद तुम्हारा जमीन पर पैर ना रहे। तो ये चीज़ हमने कभी किसी को सिखाई नहीं। अपने परिवार में, अपने समाज में हम सब कार्यकर्ता हैं। तो मेरा युवा वर्ग से खास अनुरोध है कि पार्टी में जुड़कर अपने महापुरुषों के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, महापुरुषों के सपनों को पूरा कर देश के लाखों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अन्य उपेक्षित समाज के लोगों को मान सम्मान दिलाने का काम करें और आगे आए। बहुत ज़रूरी है। ये लड़ाई हमारे सम्मान की है ना? मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हमारे मान की है, ये लड़ाई हमारे सम्मान की है, ये लड़ाई हमारी पहचान की है, ये लड़ाई हमारे अधिकारों की है। और अगर आप लोगों को सम्मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको पता है क्या करना पड़ेगा? बसपा की सरकार लानी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा, पार्टी का काम करना पड़ेगा। परंतु
शासन और सम्मान साथ साथ चलते हैं। अगर आपको सम्मान चाहिए तो पार्टी को नेता कम आपको पार्टी को सत्ता में लाना पड़ेगा, क्योंकि शासन से अधिकार मिलेगा और अधिकारों से आपको सम्मान मिलेगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक सपना देखा था। उसे मिशन में किसने बदला? मान्यवर कांसीराम। किसने बदला? मान्यवर कांसीराम साहब ने। बिल्कुल सही, आपके और हमारे मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी। परंतु मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के इस मिशन को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार के शासनकाल में शासन, प्रशासन व अनुशासन से उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि सामाजिक बदलाव तभी आएगा जब सत्ता की चाबी हमारे हाथों में होगी। मैं बहन जी का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम। मैं क्या, हम सब जितना भी बहन जी का शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है, क्योंकि आज मेरे जैसे न जाने कितने नौजवान अब उनके संघर्षों की वजह से अपने पैरों पर सम्मान के साथ खड़े हैं। क्योंकि हमें यकीन था कि हम पर होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ हमसे पहले खुद बहन जी हमारी ढाल बनकर खड़ी। सरकारों को डर लगता है, सत्ता में यहाँ पे बैठी जो भी सरकार है वो डरती है। बहन जी की सोच से डरती है कि नहीं डरती है? तो बचाइए ताली और बताइए सबको कि सरकार डरती है बहन जी की सोच से, उनके शासन करने के तरीके से डरती है। उनके प्रशासन में, उनके शासन में आते ही आपने कभी जाना है, आपने कभी देखा है कि उनके शासन में आते ही प्रशासन खुद ब खुद कैसे जनता का सेवक बन जाता है? देखा है ना आपने? वो लोग इसी बात से परेशान हैं। वो लोग इस बात से परेशान हैं कि वो कैसे एक महिला जो नीची जात से आती हैं, इनके शब्दों में नीची जात से आती हैं, वो कैसे नई टेक्नोलॉजी की बात कर सकती है, कैसे वो हमारी बहनों की सुरक्षा की बात कर सकती है, कैसे वो हमारे नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात कर सकती है, कैसे वो सर समाज के विकास की सम्मान की बात कर सकती है। इसीलिए उन लोगों ने साजिश की और बहन जी को सत्ता से दूर कर दिया। मानते हैं इस बात को? सत्ता से दूर कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि अगर बहन जी सत्ता में आएंगी तो इनकी घटिया भेदभाव की राजनीति बहन जी फिर खत्म कर देगी और इनकी जो इतनी गंदी नफरत की सियासत है, इनकी जो नफरत की सियासत का सपना है, बहन जी वो भी चकनाचूर कर देंगी। मानते हैं ना? बहन जी को कई बार, बहन जी ने कई बार हम लोगों को समझाया है कि हमें हमारे समाज में जितने भी बहरूपे हैं इनसे हमें सचेत रहना होगा। कई पार्टियां यहाँ खुद को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज का भला करने वाली बताती हैं और ये कोई नई बात नहीं है। 15 साल पहले भी यही था और पिछले 4-5 सालों से भी यही है। बात सही है ना? बराबर बोल रहा हूँ? सब दिखाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। सब इलेक्शन से पहले एक बड़ा सा बहुत खूबसूरत सा पर्चा निकालते हैं कि हम ये आप लोगों के लिए काम करेंगे। और क्या है कोई काम आपके लिए? आज भी आप लोग जब भी सरकारी दफ्तरों में जाते हो क्या आप लोगों की सुनवाई होती है? जब भी पुलिस थानों में आप अपने काम लेके जाते हो, आपके पास आपके ऊपर जब अत्याचार होता है क्या पुलिस वाले सुनते हैं? हमारे बीपीएल के नौजवान एटलीस्ट यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे अनुशासन बनाने के लिए खड़े हैं। ये हमारे नौजवान, हमें उन लोगों को, ऐसे लोगों से सचेत रहना और उनको पहचान
बात को बहुत पहले समझ लिया और उन्होंने ये हम सबको बहुत बार बताया कि कई कई किताबों में लिखा है कि यदि आप लोगों को अपने लिए विकास, अपना विकास और अपने अधिकारों के लिए अपना अधिकार चाहिए तो आप लोगों को सत्ता में खुद खड़ा होना होगा। बोला बराबर खड़ा होना यानी खड़े होने का तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बातों को इस बारी पूरा करेंगे? करेंगे करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे भाई करेंगे। नहीं करेंगे? करेंगे पूरा करेंगे और 90 विधायकों के साथ पूरा करेंगे। अब आप लोगों को मैं दो बातें बताऊंगा आप बीजेपी और कांग्रेस के बारे में। बराबर कांग्रेस पिछले जब से देश आजाद हुआ है लंबे समय से देश के हर राज्य में सत्ता में बैठी है, लेकिन क्या उसने कभी भी बहुजन समाज के लोगों की आवाज सुनी? क्या नहीं सुनी। बहुजन समाज के लोगों ने कितनी बार देश के संविधान को लिखने वाले हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने की मांग करी ना? लेकिन क्या कांग्रेस सरकार ने ये मांग कभी पूरी करी? नहीं करी। इन्होंने हमेशा हमारी मांगों को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर आखिरकार श्री वीपी सिंह जी की नेतृत्व वाली सरकार में मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अथक प्रयासों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने फिर से एक मांग की है। 9 अक्टूबर को बहन जी ने बहुजन समाज को जगाने वाले मसीहा मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को भारत रत्न देकर देश के बहुजन समाज को सम्मानित करने के लिए कहा। और मैं ये अपील करता हूं कि अगला भारत रत्न सम्मान मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को ही दिया जाए। अब यही किस्सा बीजेपी का। आज बीजेपी का देश में हर जगह हर स्टेट में उनका वो सत्ता में आसीन रही और आप सब इस बात में कोई संदेह मत रखिए कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बस दिखते थोड़े से अलग है, एक का लाल है तो एक का कमल का फूल है तो एक का हाथ है, परंतु काम एक जैसे ही करते हैं, बोलते भी एक जैसे ही हैं। ना दोनों कभी सुनते हैं ना हमारे लिए कोई काम करते हैं। जैसे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, वहाँ लगातार हमारे समाज पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और ये हर दिन अखबारों में और टीवियों में हमें न्यूज चैनल पे देखने को मिलता है। लेकिन किसी भी वहाँ के किसी भी बड़े नेता ने क्या आज तक वहाँ जाके इस बात के खिलाफ कोई काम किया? यही हाल बीजेपी का है। किसानों के खिलाफ 3 काले कृषि कानून लाकर सरकार ने ये दिखा दिया कि वो ना सिर्फ किसान विरोधी है बल्कि वो हर तरह की डेमोक्रेटिक वॉइसेस को दबाना चाहती है। काफी लंबे समय से हमारे किसान भाई सड़कों पर है, लेकिन क्या सरकार ने उनकी बात सुनी? नहीं। उन्होंने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया और सरकार के यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता हमारे अन्नदाता को क्या बोलते हैं? मवाली, आतंकवादी। इनके लिए तो खैर जो भी इनके साथ ना चले वो आतंकवादी और देशद्रोही हो जाता है। इन्होंने तो आतंकवादी और देशद्रोही के हिसाब से हम सबको ही पागल बना रखा है। हर कोई हमारे समाज के बारे में, हमारे समाज के अधिकारों की बात करता है, खास करके ये 2 पार्टी कि जी हम आपके लिए ये और वैसा और ऐसा करें। जैसा कि एक बार वो जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं
वो हमें नजरअंदाज करने लगते हैं। बराबर माना, वोट लेंगे, फिर जब सत्ता में कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो बोलेंगे कौन और क्या, कल आना परसों आना, उस दिन मिलेंगे, हाँ बोल दिया है, काम कभी हुआ है आप लोगों का? तो यही सुनते रह जाएंगे हम सब कि भाई कल आना कल आना कल आना। ये कल कल होते होते हमारे कभी काम पूरे नहीं होंगे। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमें सत्ता की चाबी अपने हाथ में खुद लेनी होगी, और तभी हमें सम्मान और अधिकार दोनों सही मायने में मिल पाएगा। और यही बात मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने थोड़े दूसरे ढंग से कही थी, और ये वाला ढंग जो है हमें हमारे युवाओं को बहुत पसंद आएगा। उन्होंने कहा था कि हमको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, हमको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, हमें पूरी सत्ता चाहिए। हमने सभी पार्टियों की सरकारों का शासन देख लिया है, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी हमारी महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों को सम्मान और नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाया। मैं यहाँ पे ध्यान से एक बार और बताना चाहूंगा कि क्या सरकारी नौकरियों में आप लोगों को आरक्षण पूरा मिला? नहीं, ये भी कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जिस मानसिकता के साथ चलते हैं ये किसी से छिपा नहीं, और आप लोगों को ये हर किसी को बताना है। इसलिए जिस तरह से 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली बीएसपी की सरकार में हमने बहन जी का शासन, प्रशासन व अनुशासन देखा, जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिला, जितने भी बड़े छोटे व्यापारी हैं और महिलाएं हैं उनको सुरक्षा मिली, हमारे बुजुर्गों को सम्मान मिला, और साथ ही हमारे जितने भी आरक्षण के हकदार हैं उनको पूरा सरकारी नौकरियों में लाभ मिला। वैसी ही सरकार हमें यहाँ छत्तीसगढ़ में भी लानी है। अब अपनी बात यही समाप्त करते हुए मैं हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएं आई हैं, अंदर और बाहर, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतनी दूर से चल के हमको सुनने आए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आकाश आनंदी संघर्ष करो, आकाश आनंदी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे साथ है, संघर्ष करो, हमारे साथ है, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, मैं माननीय आकाश आनंद जी जो आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और आज के इस कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट माननीय आनंद भाई साहब जी का भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही माननीय रामजी गौतम साहब जी, आपका भी विशेष आभार करते हुए सभी अतिथिगणों का, आप सभी सम्मानित साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। आप सभी लोग जरा जोरदार एक बार नारा बुलंद करेंगे, माननीय साहब जी का मनोबल बढ़ाएंगे, ऐसा निवेदन। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करो, माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करो, माननीय आनंद भाई साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय आनंद भाई साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय रामजी गौतम जी जिंदाबाद,
Hey!